Dear students, we are going to start heating effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. वी नो दैट, हम इस बात को जानते हैं कि ए बैटरी और सेल, एक बैटरी या सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक बहुत बड़ा ज़राए है, एक मंबा है, सर चश्मा है, यानी एक बहुत बड़ा स्रोत है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे अहम सोर्स है आपकी बैटरी या सेल. द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल, सेल के अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है, जो रासायनिक क्रिया होती है या केमिकल रिएक्शन होता है, वही जो है जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस. वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है? जनरेट करता है, पैदा करता है, उत्पन्न करता है. यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो जनरेटर है वो कौन है? सेल या बैटरी. अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था बच्चों V इज इक्वल टू W/Q. कन्फर्म? जिसकी यूनिट क्या थी? वोल्ट थी. V की यूनिट वोल्ट और W की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलाम. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा सोर्स आपकी सेल या बैटरी. द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस. जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है वही जो है पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करता है बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स. इसके दोनों टर्मिनल्स के मध्य दैट सेट्स, जो कि सेट कर देता है इलेक्ट्रॉन को इन मोशन टू फ्लो द करंट. करंट को फ्लो करने में, क्योंकि करंट किसको कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के अंदर मोशन किसकी वजह से आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आएगा. अब पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करेगा? सेल या बैटरी. सेल या बैटरी. कंफर्म? अब इसके बाद थ्रू अ रेसिस्टर्स और अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स कनेक्टेड टू द बैटरी, वी हैव आल्सो सीन in section 11.2 that to maintain the current the source has to keep expending its energy. हमने सेक्शन 11.2 में ये पढ़ा है कि करंट को मेंटेन करने के लिए, करंट को जारी व सारी रखने के लिए द सोर्स हैज़ टू कीप, जो सोर्स है, सोर्स बोले तो बैटरी या सेल, इसको जो है हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी को व्यय करना पड़ता है, अपनी एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, अपनी एनर्जी को उसके लिए लगाना पड़ता है. तो वेयर डज दिस एनर्जी गो? तो ये आखिर एनर्जी जाती कहाँ है? एनर्जी जाती कहाँ है भाई? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेल या बैटरी, जो आपको एनर्जी खर्च कर रहा है सोर्स, वो एनर्जी कहाँ जाती है? अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी, सोर्स एनर्जी का एक हिस्सा इन मेंटेनिंग द करंट में बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क लाइक इन रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन. तो उसकी एनर्जी का एक बड़ा सा हिस्सा जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक फैंस लगे होते हैं, उसमें 3 जो ब्लेड्स होते हैं, किसी किसी फैन में 4 ब्लेड्स होते हैं, उन पत्तियों को रोटेट करने में
काम करना पड़ता है, तो उसमें एनर्जी लॉस होती है। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी, अगर कुछ एनर्जी सोर्स एनर्जी बचती है तो मे बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर। तो ये माना जा सकता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने में, हीट में टेम्परेचर को बढ़ाने में ख़त्म हो जाती है, खर्च हो जाती है। अब देखे होंगे पंखा चलते चलते जहाँ 3 ब्लेड से बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, हमको हवा देते हैं, जब फैन को आप छुएंगे, टच करेंगे तो वो क्या रहते हैं, हीट होते हैं, वो हीटेड होते हैं, उनका टेम्परेचर पहले के मुकाबले में बड़ा होता है। वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन आवर एवरीडे लाइफ, ये जो है हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम वार्म इफ़ यूज्ड कॉन्टीन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम। एक इलेक्ट्रिक जो फ़ैन है वो हल्का गर्म हो जाता है अगर वो फ़ैन कुछ देर तक, कुछ ज़्यादा देर तक लगातार अगर चलता रहे तो आप देखेंगे कि वो गर्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, वो पूरी तरह से क्या हो, रेसिस्टिव हो। रेसिस्टिव मीन जानते हैं, रेसिस्ट माने किसी चीज़ को रोकना, क्या करना, रोकना, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट पूरी तरह से रेसिस्टिव हो, दैट इज अर्थात अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेसिस्टर से ओनली कनेक्टेड टू ए बैटरी, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूली गेट्स the source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम उसमें कई रेसिस्टर्स लगाते हैं, अब रेसिस्टर लगता है तो क्या करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रोकता है। जब इलेक्ट्रॉन कहीं पे रुकेगा तो उस पार्ट में हीटिंग इफेक्ट पाया जाएगा। बात समझ रही? आप आयरन में देखे हैं, टोस्टर में देखे हैं, वहाँ पे क्या होता है, नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रोक देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को रोक देंगे तो द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूली गेट्स डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिसिपेट माने होता है, ठीक है, धीरे धीरे कम होते जाना, धीरे धीरे कम होते जाना। क्या कम होता जाएगा, ठीक है, वो धीरे धीरे सोर्स एनर्जी जो है, सोर्स एनर्जी धीरे धीरे घटती चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। मतलब जब सर्किट के अंदर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पाया जाता है तो थोड़ा सा वो वायर या सर्किट वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। जब रेसिस्टर्स लगा देंगे तो वो टेम्परेचर या वहाँ पे हीट बढ़ जाती है। इसी को हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। ये इफेक्ट यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस में इसको यूटिलाइज किया जाता है, इसका लाभ उठाया जाता है। सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, जैसे आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है। अगर क्या नाम है, ये टेम्परेचर न बढ़ाएं तो आपका इलेक्ट्रिक आयरन किसी काम का नहीं। हीटर क्या नाम है, अगर क्या नाम है हीटिंग इफेक्ट न पैदा करे तो हीटर किसी काम का नहीं। अब मान लीजिए एक करंट आई है जो फ्लो कर रहा है थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। कोई रेजिस्टेंस आर के रेजिस्टर के थ्रू वो फ्लो कर रहा है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। मान लीजिए टाइम कितना है, T है। ड्यूरिंग विच अ चार्ज Q फ्लो, T टाइम में Q चार्ज जो है सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। सब दिया है, I
आर वी टी एंड क्यू। कन्फर्म? ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपका टाइम है, ये आपका चार्ज है। द वर्क डन, क्या बच्चों आया? वर्क डन। वर्क डन किसको कहते हैं? W को। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, चार्ज को मूव करने में जो कार्य किया गया है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, किसके थ्रू? किसके माध्यम से? पोटेंशियल डिफरेंस V के माध्यम से। उसका नाम क्या है? VQ है। क्या नाम है? VQ। याद रखिएगा, आप पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। V इज इक्वल टू W बाई Q। यहीं से बच्चों W इज इक्वल टू VQ, ये जो आप देख रहे हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे W की यूनिट की इसमें होती है जूल में, W की यूनिट जूल है। Therefore, the source must supply energy equal to VQ। जो सोर्स है, ठीक है, वो जो सप्लाई थ्रो कर रहा है, दे रहा है एनर्जी के फॉर्म में, वो कितना है? VQ है। यही है सोर्स ऑफ एनर्जी, जो किसके इक्वल है? VQ के इक्वल है इन टाइम t। Hence the power input to the circuit by the source is P is equal to V into Q by T is equal to VI। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। जो सबसे पहले आप जानते हैं V इज इक्वल टू W बाई Q, चाहे बड़ा Q लिखिए चाहे छोटा लिखिए, बोथ आर सेम। यू में राइट लाइक दिस, V इज इक्वल टू W बाई Q। और आप जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई T होता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। P इज इक्वल टू W बाई T। अब बताइए W यहाँ से अगर गेट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? VQ बाई T, VQ बाई। अब आप ये भी जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई T होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर Q बाई T की जगह पे I रख दें तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप लिखेंगे P इज इक्वल टू जो V है इंटू I, P इज इक्वल टू VI। देखिए V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI, यानी पावर जो है किन दो के फॉर्म में है? पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में है और इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। यू मे आल्सो अंडरस्टैंड दैट पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड आल्सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ऑन or the energy supplied to the circuit by the source in time t is PT, is PT। ये क्या है? energy supplied to the circuit by source in time t is PT, that is VIT। और समझ लीजिए इसके अंदर PT की बात आ रही है। किसकी बात? PT की बात। जब आप इसमें T से मल्टीप्लाई कर देंगे, इम्प्लाई दैट इफ़ यू मल्टीप्लाई बाई T तो ये होगा PT। तो जब T का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, VIT। PT इज इक्वल टू VIT। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी? इस एनर्जी को क्या हो जाएगा? एक्सपेंडेड बाय द सोर्स, जो सोर्स के द्वारा एक्सपेंड की गई है। दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द रेसिस्टर्स एज हीट। ये एनर्जी धीरे 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 लो होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, ठीक है, इन द रेसिस्टर। रेसिस्टर में एज हीट। कैसे? किसके तौर पे? हीट के तौर पे, हीट के अंदाज में वो सारी एनर्जी जो है
हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दस फॉर अ स्टेडी करंट, इसलिए एक लगातार करंट को पाने के लिए द अमाउंट ऑफ हीट H प्रोड्यूस्ड इन टाइम t इज H इज इक्वल टू VIT। अभी जो आप देखे थे PT, इसी का नाम आप बदलेंगे क्या, H इज इक्वल टू VI और T। अब जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो यू नो ऑलरेडी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका ओम्स लॉ था। ओम लॉ, I proportional to V or V proportional to I implies that V is equal to RI। V is equal to RI। तो बच्चों जब यहाँ पे V की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका क्या, H is equal to V की जगह पे RI इंटू I इंटू T, तो H इज इक्वल टू आ जाएगा I स्क्वायर RT। क्लियर हो गया। यही आपका क्या नाम है, अमाउंट ऑफ हीट H प्रोड्यूस इन टाइम T इज H इज इक्वल टू VIT। चलिए ये हो गया। सही है। देखिए अप्लाइंग ओम्स लॉ, इक्वेशन 11.5 वी गेट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। किसको कहते हैं, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। द लॉ इम्प्लाई दैट, ये लॉ इम्प्लाई करता है, इशारा करता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर, अगर रेसिस्टर में हीट उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है, तो बच्चों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, करंट के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, साथ ही साथ प्रोपोर्शनल टू टाइम, टू द टाइम। अब यही तो देख लिए, तीन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। कौन, हीट। हीट जो है आपका, जो हीट है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन, स्क्वायर ऑफ करंट और रेजिस्टेंस और टाइम। अब इसके बाद इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू अ नॉन वोल्टेज सोर्स 11.21 इज यूज्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू इट यूजिंग द रिलेशन I इज इक्वल टू V अपॉन R। मतलब आपके लिए ओम्स लॉ जो V इज इक्वल टू RI, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये सब के सब यूज इसमें किए जाएंगे। आइए एग्जाम्पल 11.10। एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, कंज्यूम्स एनर्जी, वो एनर्जी को लेता है, कंज्यूम करता है एट रेट ऑफ 840 W। याद रखिएगा बच्चों, ये W से वाट है, तो ये P की वैल्यू है। P इज इक्वल टू दिया है 840 वाट। When heating is at the maximum rate at 360, नहीं, इसका रिलेशन इससे, when heating is at the maximum rate, मैक्सिमम जब हीटिंग, जो हीटिंग है वो उसका रेट मैक्सिमम है, एंड 360 वाट जो है, ये मान लीजिए P1 है, तो ये आपका क्या है, P2 है। व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम
एट द मिनिमम, मैक्सिमम पे इतना पावर और मिनिमम पे इतना पावर, ठीक। उसके बाद वोल्टेज दिया है 220, व्हाट आर द करंट, व्हाट आर द करंट क्या पूछा है, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, और क्या पूछा है, आर पूछा है। तो एक में I1 निकालिए, फिर I2 निकालिए, R1 निकालिए, R2 निकालिए, क्लियर है। चलिए आप P1 P2, P1 कितना दिया है 840, P1 गिवन है बच्चों, P1 इज इक्वल टू 840 वाट, P2 इज इक्वल टू कितना है 360 वाट, V कितना दिया है 240 वोल्ट, हाँ 20 वोल्ट, I1 चाहिए, I2 चाहिए, ओके, क्वेश्चन मार्क, R1 R2 क्वेश्चन मार्क, क्लियर। बोलिए, अभी आप ताज़ा ताज़ा फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू वी आई, ओके। मान लीजिए इसको P1 दे दीजिए, इसको I1 दे दीजिए, तो इम्प्लाइज दैट I1 इज इक्वल टू P1 बटा V, P1 इज 840, V आपका 220। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 3 टाइम जाएगा, 84 को पॉइंट में आंसर आया है, अब पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ाइए, ठीक है। कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, 3.8 इतना दिया ना, चलिए 0 4, हाँ ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद 1 3.81 क्या आएगा बच्चों, एम्पियर। क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइड करिए कायदे से, किस में डिवाइड किया जा रहा था, 84 डिवाइडेड बाई 8, 84 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना था 840 था और 220 था, ये किसकी वैल्यू आई थी, I1 इज इक्वल टू 0 0, क्लियर। ये आपका आ गया 42/11, 42 को 11 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, उसके बाद 11 8 जा 11 1 जा, ठीक है ना बच्चों। तो आपका 3.81 आया। अब इसके बाद R1 चाहिए आपको, R1 यानी I1 तो मिल गया आपको, I1 इज इक्वल टू 3.81। अब आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू RI होता है ना, तो ये R1 इज इक्वल टू V अपान I1 जो अभी को आया है, ठीक। तो V आपका 220, R1 की वैल्यू है बच्चों, हम लोग को वो डिवाइड नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे जो 84 आ रहा है ना, 84 अपॉन 22, ठीक है, ऊपर कर दीजिए इसको, ये ऊपर चला जाएगा,
तो इम्प्लाई दैट 220 ओके इंटू 22 अपॉन 84 ये हो गया आपका 84। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 57.619 ओम है, 57.619 ओम। क्लियर? जब इसको डिवाइड करेंगे। अब इसी तरीके से I2 को गेट करिए। यहाँ पे P2 दिया है, P2 इज इक्वल टू, P2 कितना है 360 और V दिया है, I2 निकाल लीजिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला है आपका P इज इक्वल टू VI। तो यहाँ पे P2, यहाँ पे I2 इज इक्वल टू P2 बाई V। तो 360 बाई ये हो जाएगा 19 को किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। सही है? ठीक है। तो 1.72 एम्पियर आया I2 की वैल्यू। क्लियर? अब उसके बाद आपको चाहिए R2। तो V इज इक्वल टू RI होता है। ठीक है? तो V इज इक्वल टू R2 I2। तो इम्प्लाई दैट R2 इज इक्वल टू V अपॉन I2। 220 divided by 1.72. After calculating, the result will be what? R2 is equal to जल्दी बोलिए 127.906 ये आपका ओम। चलिए कितना बोले? इसमें तो कुछ और आ रहा है, सही से नहीं बोले क्या? 134 आ रहा है। देखो बच्चों, इसको फिर से आप सॉल्व कर लीजिए वाइट बोर्ड पे। ये आपका गिवन है। P1 क्या दिया है? जल्दी जल्दी बोलिए। P1 आपका है कितना है? P1 840, यही ना? 840 वाट। और V दिया है आपका 220 वोल्ट। I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला है P इज इक्वल टू VI। अब चूँकि I1 और I2 ये P1 है और ये I1 है, तो इम्प्लाई दैट I1 P1 की वैल्यू है 840 बाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 42 बाई 11। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 3.82 एम्पियर। अब इसके बाद ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू RI, चूँकि रेजिस्टेंस भी पूछा है तो इसको R1 दे दीजिए, I1 दे दीजिए। इम्प्लाई दैट R1 इज इक्वल टू V अपॉन I1। तो V आपका क्या 220 और I1 आपका है 3.82। जब इसको डिवाइड करेंगे तो R1 इज इक्वल टू आप पाएंगे
60 ओम। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद जो बी पार्ट है, बी पार्ट में P2 बोलिए, P2 कितना है 360 वाट, और V आपका कांस्टेंट है 220। यहाँ पे I2 गेट करिए, तो P इज इक्वल टू VI होता है, इसको 2 कर दीजिए, इसको I2 कर दीजिए, तो I2 इज इक्वल टू P2 बाई V। P2 360/220, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 18/11। कन्फर्म। चलिए अब उसके बाद V इज इक्वल टू RI, ओम्स लॉ, तो इसको R2 कर दीजिए, इसको I2 कर दीजिए, तो R2 इज इक्वल टू V/I2। V कितना है 220, और ये 18/11, ये ऊपर चल जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 134.15 ओम। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद 11.11 है 100 जूल ऑफ हीट। ये किसकी वैल्यू बच्चों? H की वैल्यू है। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड। ईच सेकंड बोले तो T इज इक्वल टू 1 सेकंड, T इज इक्वल टू 1 सेकंड इन 4 ओम। ये आपका R की वैल्यू है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पूछा है? V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको फार्मूला मालूम है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। पूछा क्या है? V पूछा है ना, बोलिए। तो जब V पूछा है तो क्या क्या दिया? T दिया है, H दिया है, और क्या नहीं दिया है? I नहीं दिया है। क्लियर? तो अब सबसे पहले आप एनी हाउ किसकी वैल्यू गेट करेंगे? बोलिए। T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, H की वैल्यू गिवन है, तो आप डायरेक्ट करिए, R इज इक्वल टू निकालिए, R इज इक्वल टू H अपॉन I स्क्वायर, रेजिस्टेंस तो दिया है, सॉरी, I स्क्वायर निकालिए, I सबसे पहले I गेट करिए, तो फार्मूला में H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन RT होगा, तो I विल बी रूट H अपॉन RT, इम्प्लाई दैट H की वैल्यू है बच्चों 100, R की वैल्यू है 4, ये 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25, तो रूट 25 की वैल्यू 5, क्या लिखेंगे? एम्पियर। उसके बाद आपके पास एक फार्मूला है, V इज इक्वल टू RI, है ना, तो V इज इक्वल टू RI, R आपके पास 4 और I आपके पास 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। क्लियर हो गया? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। मतलब इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉर्ड है वो नॉट ग्लो, वो बहुत ग्लो नहीं करता है, बहुत चमकता नहीं है, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट है वो खूब ग्लो करता है। क्यों? ऐसा क्यों है? तो इसमें यही है कि उसके जो नाइक्रोम का बना होता है उसकी रेसिस्टिविटी या उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन ये है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। एक इलेक्ट्रिक हीटर का कॉर्ड वो ग्लो नहीं करता, जबकि हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। तो इसका आंसर लिख लीजिए कि हीट जनरली इन ए सर्किट, सर्किट के अंदर जो हीट है वो जनरली
इज गिवन बाई H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही फार्मूला है हीट का, आई स्क्वायर आर टी। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट है वो किसका बना होता है बच्चों? नाइक्रोम का बना होता है। हैविंग हाई रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत हाई होता है। इट बिकम्स रेड हॉट, ये पूरी तरह से रेड हॉट हो जाता है ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट रोक दी जाती है। क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा नहीं, एक जगह रुक जाएगा। एक ही जब जगह रुक जाएगा तो वो उसकी हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या नाम है, बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है। बट द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर का जो कार्ड है वो किसका बना है? कॉपर का। किसका बना है? कॉपर का। और डज नॉट ग्लो, ये बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं करता, बिकॉज निगलाइजेबल हीट इज़ प्रोड्यूस, इसमें बहुत कम हीट प्रोड्यूस होती है। उसकी वजह यह है कि इट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर। ध्यान दीजिएगा, 96,000 कूलम्ब, ये क्या दिया बच्चों? क्यू की वैल्यू है। क्यू की वैल्यू 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर। यहाँ पे टी की वैल्यू है क्या? टी इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। ओके, एक घंटे में 3600 सेकंड आता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। क्या गेट करना है? हीट। अब हीट का फार्मूला क्या है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो I की वैल्यू है बच्चों, I की वैल्यू हमको नहीं मालूम, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू आपका है 96,000 कन्फर्म, अपॉन टी कितना है बोलिए? कितना सेकंड दिया था? 1 आवर। तो 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। तो ये 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 960/36, सॉरी कटे तो इसको काट दीजिए। एट्टी बाई 3 क्या आया? एम्पियर आया। क्लियर। अब इसके बाद आई स्क्वायर आर टी, आई की वैल्यू बोलिए, आई की वैल्यू 80/3, उसका स्क्वायर कर दीजिए। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू तो गेट ही नहीं हम लोग किए। चलिए आर की वैल्यू कैसे गेट करेंगे? V इज इक्वल टू आर आई होता है, V इज इक्वल टू आर आई। तो इम्प्लाई दैट R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V दिया है 50 और I दिया कितना? 80/3। तो ये हो जाएगा आपका 50 × 3/80 इज इक्वल टू 5 3 15/8 हो जाएगा। किसकी वैल्यू आई है? हैं? क्या चीज? सही तो है, एक जीरो नीचे कैंसिल कर दिया ना। अरे भाई ये जीरो कैंसिल, 5 3 15/8। अब यहाँ पे R की वैल्यू रख दीजिए 15/8 और T की वैल्यू है आवर में लेना है तो ये रहने दीजिए, ठीक है। तो चलिए इम्प्लाई दैट 80 × 80/3 × 8 × 1 और अरे 15, 1 को छोड़ दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 8 10 और 3
5 ज़ा और 5 10 ज़ा 50, तो कितना हो जाएगा? 8 5 40। ठीक, आंसर कितना आया है? 40। 4000 है। अरे हम तो एक चीज़ भूल गए, 96 वहाँ पे है। दो, देखो बच्चों, इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, उस पे हम लगाएंगे। चलिए, ये दिया है Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू 96000। गिवन Q इज इक्वल टू 96000, ये आपका कूलाम, और V इज इक्वल टू आपका है 50 वोल्ट, और टाइम मिला है आपका 1 आवर। तो कंप्यूट द हीट, तो एक फार्मूला है H इज इक्वल टू V इंटू क्यू। H इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V की वैल्यू है आपके पास 50 और Q की वैल्यू है 96000। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4। अब सपोज करिए कि आपका डेसिमल यहाँ पे है, तो इस डेसिमल को आपको लाना है 4 और 8 के बीच में। तो इसको लाने के लिए 10 टू द पावर कितना स्टेप? 1 2 3 4 5 6, 6 से ऊपर और 6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कौन उसको लेके आएगा? नीचे वाला। तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 से आपका यूनिट क्या रहेगी? क्यों? हीट पूछा ना, जूल क्या लिखा है? जूल। ठीक, चलिए, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग कूलाम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। इसको आप उस तरीके से भी लगा सकते थे जिसमें I की वैल्यू Q/T निकालिए, उसके बाद V दिया है, यानी आपका इस फार्मूले से भी आ जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। पहले I निकालेंगे, I इज इक्वल टू Q/T। तो Q की वैल्यू दी है 96000 और टाइम आपका दिया है क्या? 1 आवर। तो ये आपका इतना हो जाएगा 3600 सेकंड। देखिए इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई है? अब 80 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, कितना आंसर आया होगा? 26.6 आया होगा। हमारे जो 6 तो आएगा। तो I की वैल्यू आई 26.66 एम्पियर। तो अब इसके बाद T की वैल्यू दी है। R की वैल्यू आप कहाँ से गेट करेंगे? R की वैल्यू गेट करने के लिए V इज इक्वल टू RI होता है, इम्प्लाइज दैट। अब R इज इक्वल टू V अपॉन I। V आपका 50 है और I आपका मिला है अभी को ये 80/3 कर दी, तो ये 3 आपका ऊपर चल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 15/8 आपका क्या हुआ? ओम हुआ। अब इसके बाद I की वैल्यू रखिए, R की वैल्यू रखिए और T की वैल्यू आप 36 से 3600 सेकंड लिखेंगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस दिया है कितना? R इज इक्वल टू 20 ओम। करंट दिया है कितना?
5 ampere. Okay, calculate the heat developed in 30 second. Heat question mark T is equal to 30 सेकंड. तो फार्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और T. I की वैल्यू 5 का स्क्वायर, R की वैल्यू 20 और T की वैल्यू 30. तो 25 इंटू 20 इंटू 30. ओके, अब देखिए 25 इंटू इतना आया होगा 15,000 जूल. अब जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो याद रखिएगा 15,000 पॉइंट सपोज दैट कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको लेके आना यहाँ पे. यस, तो 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 से ऊपर और 10 टू द पावर 4 से नीचे, नीचे वाला काम करेगा. तो 1.5 यस इंटू 10 टू द पावर 4 आपका जूल. ये क्लियर हो गया. टुमारो आई विल स्टार्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट.